हाय एंड वेलकम टू दिस कोर्स। और ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव कोर्स है अबाउट द इंजीनियरिंग फिजिक्स 1। आपके 2 सेमेस्टर में 2 इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स हैं, तो ये पहले सेमेस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स है। हम लोग पहले यूनिट से शुरुआत करेंगे। आपका जो पहला मॉड्यूल है या पहली यूनिट है दैट इज़ अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। इसका प्रीरिक्विजिट वो है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप ऑलरेडी 12th में जो बहुत बेसिक सी जानकारी आप पढ़े हो वो इसकी शुरुआत है। ये मान करके 12th का उतना हिस्सा मालूम है। हम लोग उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर जो मेन सिलेबस आपका शुरू होने वाला है दैट इज़ फ्रॉम द फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, concept of phase velocity and group velocity. So this is a paid course as you all know on the platform. तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको इसके यूनिट वाइज जो लेक्चर्स है वो मिलते रहेंगे। अलॉन्ग विद द एवरी यूनिट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद उससे जुड़े हुए जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स या जो भी मेरे पास नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे सो दैट कि आप वो लेक्चर को पढ़ेंगे और उन नोट्स को पढ़ेंगे तो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर पाएंगे और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? देखो ऐसा है कि व्हाट इज़ लाइट ये क्वेश्चन आज का नहीं है, 100 साल पहले का नहीं है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। कितना पुराना प्रश्न? शायद सबसे पहले बारे में एक मैथमेटिकल तरीके से इसके बारे में जो सोच विचार हुआ था वो न्यूटन के टाइम में शुरू हुआ था। तो न्यूटन खुद ये मानते थे, उस समय कई सारी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट थे जो कि एक अलग तरह के कंसेप्ट, एक अलग तरह की विचारधारा के ऊपर जा रहे थे। तो उन्हीं सब के तहत न्यूटन ने मानना शुरू कर दिया था कि लाइट के पास पार्टिकल बिहेवियर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो न्यूटन सबसे पहले लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को प्रपोज करते हैं और इसके सपोर्ट में वो अपनी तरफ से रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इन सबको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि प्रकाश सिर्फ रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्ट मतलब किसी चमकीली सतह पर टकराया, किसी सतह पर टकराया, किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो गया, लौट गया। जैसे एक कोई सरफेस है, मान लीजिए मिरर है, तो जैसे लाइट इस पर गिरती है तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ एक नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप वहाँ बता सकते हो। एक दूसरा है कि मान लो एक कांच का स्लैब है और लाइट यहाँ पर टकराएगी इस जगह पर, तो वो इस मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है, रास्ते से डेविएट हो जाती है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है। इन दोनों फिनोमेना को कम से कम न्यूटन पूरी तरह से पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन कर ले जा रहे थे। लेकिन उसके बाद और भी फिनोमेना थे जिनको एक्सप्लेन करना संभव नहीं था। अब वो जो फिनोमेना कौन थे जिनको एक्सप्लेन करना संभव नहीं था, उसमें से एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस। कैसे लाइट वेव इंटरफेयर करते एक दूसरे से। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस इज द एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो आपकी लाइट एनर्जी होते हैं उसकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना इंटरफेरेंस कहलाता है। हम लोग ऑप्टिक्स के सेक्शन में आगे इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे। इवन मैंने ऑप्टिक्स को एक बहुत ही डिटेल तरीके से यूट्यूब अपने चैनल पे दे रखा है। आप वहाँ जाके देखोगे तो आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दोनों ही टॉपिक अच्छी तरह से, इवन पोलराइजेशन भी जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपने सिलेबस के हिसाब से जितना ज़रूरी है उतना आप देखिएगा। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स 23-24 नाम से एक प्लेलिस्ट होगी चैनल पर। उस चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाओगे, देखोगे तो आपको वहाँ पर वो सारे कोर्स जो इंटरफेरेंस के साथ हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना थी जिससे ये प्रपोज हुआ कि लाइट इज़ अ वेव। तो शुरुआत में क्या था, जैसे हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने कहा था व्हाट, लाइट जो है उसके पास कैसा बिहेवियर होना चाहिए? लाइट के पास पार्टिकल बिहेवियर होना चाहिए। इसको सपोर्ट करते हुए उनके पास कुछ एविडेंस थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। बट और जो घटनाएं थी, जैसे डिफ्रैक्शन क्यों होता है, इवन अगर आपसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हम न्यूटन की थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। उसके बाद आते हैं थॉमस यंग। थॉमस यंग 1800 में वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट। और इस थ्योरम से वो क्या प्रपोज करते हैं? लाइट के पास वेव नेचर होता है। और इसी के साथ हाइगन की थ्योरी, हाइगन का जो सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी होती है वो भी एक तरह से पिक्चर में आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास लाइट के साथ बिहेवियर। तो ऐसा हो रहा था कि ये पूरी तरह से डिनायल हो गया था और अगली थ्योरी ये कह रही थी 1800 में कि लाइट इज़ अ वेव। उसके बाद फिर आइंस्टीन आते हैं और आइंस्टीन क्या कहते हैं, जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे
तो उनके पास रहता है कि लाइट जो होती है उसके पास जो होता है पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है। अगर आप इस को नहीं एक्सप्लेन करोगे देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मतलब वही न्यूटन का जो जिन था वो फिर से बाहर निकल के आता है। फिर सवाल आता है कि व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था, यंग ने इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को अज्यूम किया था, इसको पॉपुलराइज किया था। तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तो पार्टिकल बिहेवियर मान लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव बिहेवियर से एक्सप्लेन करें, हम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको अगर थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है तो आपको ये मानना ही मानना पड़ेगा कि जो लाइट होती है उस लाइट के पास वेव बिहेवियर होता है। और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसके अंदर डिस्क्रीट प्रॉपर्टी लाइक बिहेवियर होती है। यहाँ से एक दुविधा शुरू हो गई और उस दुविधा का जवाब आइंस्टीन देते हैं और वो कहते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट के पास क्या होता है, लाइट हैज़ डुअल नेचर। ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर? मतलब लाइट में बिहेव एज अ वेव और एज अ पार्टिकल बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। लाइट के पास वेव की तरह से बिहेव करने का एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट के पास एक तरह से पार्टिकल की तरह बिहेव करने की प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो वेव की तरह से बिहेव करेगी। एट ए टाइम कोई एक बिहेवियर वो रखता है। इट इज़ वेरी मच लाइक द सुपरमैन थ्योरी जो है, सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, सुपरमैन की जो मूवीज़ होती हैं या कोई भी सुपर हीरो की मूवी है, जिससे अगर हम देखते हैं कि अगर हम सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन क्या है, एक ऐसा व्यक्ति होता है, शुरुआती मूवीज़ थी उसकी मतलब इस जो अभी जो सीरीज़ चल रही है, इससे पहले जो पुरानी मूवीज़ थी सुपरमैन की, उसमें दिखाते हैं कि सुपरमैन एज अ ह्यूमन एक रिपोर्टर होते हैं। वो एक रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं किसी न्यूज एजेंसी के अंदर, और किसी और सिचुएशन में ऑल ऑफ सडन वो अपने उस रिपोर्टर के भेष को छोड़ करके वो एक एज अ सुपर ह्यूमन हमारे सामने आते हैं। ये उस समय का जो मतलब जो पिक्चराइजेशन होता है। ऐसे शक्तिमान हमारे एक सुपर हीरो, देसी सुपर हीरो हैं जो कि एक रिपोर्टर होते हैं और फिर वो शक्तिमान बनते हैं। तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, जब वो रिपोर्टर है तो वो रिपोर्टर की तरह की वेशभूषा और उसकी प्रॉपर्टी के साथ है, जब वो सुपर ह्यूमन है तो सुपर ह्यूमन की प्रॉपर्टी के साथ है। ऐसा नहीं दिखाया गया है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो रिपोर्टर बन के जा रहे हैं इन द गेटअप ऑफ सुपरमैन और वहाँ पर जो सुपर मैन या शक्तिमान के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो ना कि एट ए टाइम किसी एक रोल में ही वो रह रहे हैं और एक ही रोल में अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आइंस्टीन सबसे पहली बार हमको ये बताते हैं कि जो लाइट होती है उसके पास एक डुअल बिहेवियर होता है। दिस इज द डुअलिज्म, लाइट के साथ जुड़ा हुआ डुअलिज्म का बिहेवियर यहाँ से हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे सामने आ जाता है अब इस कॉन्सेप्ट में, जब वो कॉन्सेप्ट देते हैं, जब अपना पार्टिकल कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी एनर्जी, मतलब उनका ये कहना था कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक कॉन्टीन्यूअस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक कॉन्टीन्यूअस वेव मान रहे हो, आप ये सोचो कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरह से पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलता है और हर पैकेट की जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है। h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आइंस्टीन ने इस रूल को बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी में यूज किया था, बट ये फार्मूला उन्होंने प्रपोज नहीं किया था। इस फार्मूले को 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने इसको प्रपोज किया था। तो मैक्स प्लैंक इस थ्योरी को प्रपोज तो करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को वो आगे एक्सटेंड करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर नहीं अप्लाई कर पाते, और जो कि आइंस्टीन कर पाते हैं। इसीलिए आइंस्टीन एक तरह से इस क्रेडिट को पाते हैं कि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द प्लैंक थ्योरी। तो ई प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विद द कांस्टेंट एच, प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 10⁻34 वैल्यू का होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, एक तरह से कह सकते हो बहुत छोटी क्वांटिटी है फिजिक्स में जो यूज करते हैं हम लोग, जो कि प्लैंक कांस्टेंट की क्वांटिटी है। तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है उसका ऑर्डर 10⁻34 होता है। और इस स्मॉल होने का अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आगे जब हम क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे तो हमारे सामने सवाल होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप सर तरह तरह के रूल बता रहे हो, ये रूल हम आम जीवन में क्यों नहीं देखते? बिकॉज क्वांटम
मैकेनिक्स के जो रूल होते हैं उसमें एच आता है। एच जो अपने आप में एक छोटी क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी, 10⁻34 ऑर्डर की, यानी ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल सबसे इफेक्टिव तरीके से कहाँ काम करते हैं, जहाँ डायमेंशन बहुत छोटी होती है, 10⁻10, -12, -15, इस डायमेंशन में, मतलब वही प्लांक के डायमेंशन के हिसाब से होते हैं। तो इस डायमेंशन में हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए अगर आप सोचो कि हम एक फुटबॉल खेल रहे हों, हम क्रिकेट खेल रहे हों, हम एज अ ह्यूमन, एज अ कार के साथ मूव कर रहे हों या बाइक के साथ मूव कर रहे हों अब, और हम उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके साथ क्वांटम इफेक्ट को लगाएं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर इलेक्ट्रॉन के साथ काम कर रहे हो, आप न्यूक्लियस के साथ काम कर रहे हो, आप एटॉमिक ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल के साथ काम कर रहे हो, तो उनकी डायमेंशन जो होती है वो इतनी तो नहीं लेकिन काफ़ी कम हो चुकी होती है, और वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के रूल बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होते हैं। तो एच जो होता है, प्लांक कांस्टेंट, वो एक तरह का एक बहुत ही निर्णायक, एक डिसीजिव किस्म का पैरामीटर है जो कि डिसाइड करता है कि व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स विल ऑन एंड व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स विल ऑन, एक्टिविटी कैसे उसकी ऑन होगी। तो इस तरह से आइंस्टीन कहते हैं कि हमारे पास जो लाइट है, उस लाइट के अंदर जो डिस्क्रीटनेस होती है, पार्टिकल जैसा बिहेवियर होता है, तो हर पार्टिकल का जो एनर्जी होती है एच होती है। तो आइंस्टीन खुद अपने पेपर में उसको एनर्जी पैकेट कहते हैं। अपना जो उनका ओरिजिनल पेपर था उसमें वो इसको एनर्जी पैकेट के फॉर्म में कहते हैं, लाइट एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, लाइट डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होता है, इस तरह से कहते हैं। आगे आने वाले समय में कुछ सालों के बाद कुछ और फिजिसिस्ट, कुछ और केमिस्ट मिलते हैं, और जब एक सेलिब्रेटेड थ्योरी हो चुकी होती है आइंस्टीन की थ्योरी, तो उसमें से कोई व्यक्ति एक नाम प्रपोज करता है, आई थिंक लेविस थे वो, तो वो एक नाम प्रपोज करते हैं कि भाई इस तरह के पार्टिकल को बार बार एनर्जी पैकेट या एनर्जी क्वांटा कहने की बजाय इनको हम फोटोन नाम देते हैं। तो फोटोन जो नेम है, इट वाज नॉट प्रपोज बाय आइंस्टीन, इट वाज प्रपोज बाय सम अदर पर्सन आफ्टर दिस थ्योरी। कई सालों बाद, शायद ये 1905 की थ्योरी है, वो शायद 1900, आई एम नॉट वेरी श्योर, 20 के करीब को शायद प्रपोज किया गया था फोटोन की थ्योरी। तो इस तरह से हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखते हैं विचार में, कि जहाँ पहले लड़ाई चल रही थी कि व्हाट इज़ लाइट, न्यूटन के हिसाब से लाइट इज़ अ पार्टिकल, देन यंग के हिसाब से लाइट इज़ अ वेव, देन आखिर में सेटल डाउन कौन करते हैं, आइंस्टीन, जो कहते हैं कि नो नो नो, लाइट हैज़ बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, इट मे बिहेव एज अ वेव, इट मे बिहेव एज अ लाइट, दिस इज अ यूनिकनेस ऑफ द लाइट, दिस इज अ यूनिकनेस ऑफ द लाइट, जो कि शायद हमने इससे पहले और कहीं नहीं देखा है, या हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, हमने सोचना इस तरह से नहीं शुरू किया था। तो आइंस्टीन जब ये सब कहते हैं, तो वो एक तरह का उस समय के जो लोग होते हैं उनको एक तरह का नए तरीके से विचार देते हैं, कैसे हम सोचना शुरू करें, कैसे हमें सोचना चाहिए, हमें कैसे नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी का और एक चीज़ और था, आइंस्टीन जब ये सब दे रहे थे तो वो एक और थ्योरी प्रपोज करते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आइंस्टीन की थ्योरी रिलेटिविटी भी प्रपोज होती है। तो जहाँ 1905 में, 1905 में आइंस्टीन एक तरफ तो वेव पार्टिकल, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट के पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी थी उसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई करते हैं। मैकेनिक्स में जो हम टाइम, स्पेस और मास के प्रति हमारी जो सोच थी उसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई करते हैं बाय द यूज़ ऑफ रिलेटिविटी। सो रिलेटिविटी इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क थ्योरी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इसने जितनी ज़्यादा तरीके से इसने अपने समय में प्रभावित किया, उतना और कोई थ्योरी प्रभावित नहीं की थी। अब होता क्या है, जब आइंस्टीन की ये काम होता है पार्टिकल बिहेवियर, जहाँ वो लाइट को पार्टिकल कहते हैं इक्वल टू एच न्यू, और वहीं रिलेटिविटी में कहा जाता है कि एनर्जी जो होता है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास होता है वो अपने आप में एनर्जी के होने को दिखा रहा है। तो ये सारे विचार जो थे उस समय बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे थे। 1905 की मैं बात कहूँ, आने वाले 20 सालों में इस पर काफ़ी कुछ लोगों ने बातचीत की। आइंस्टीन 1924 तक जाते जाते एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे, पूरी दुनिया में उनका डंका बोलता था। वो जो कहते थे, जो थ्योरी प्रपोज करते थे, जिस पे भी काम करते थे उसको लोग बहुत ही सीरियसनेस के साथ सुनते थे। ऐसे में ही एक फिजिसिस्ट आते हैं जिनका नाम है लुइस डी ब्रॉगली, या उनको डिब्रॉय कहते हैं, उनका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो डिब्रॉय है, बट इन इंडिया वी आर कॉलिंग, हम कहते हैं उनके नाम को डी ब्रॉगली। इट्स लाइक ब्रोकली, इट्स डी ब्रॉगली। तो अब आप चाहे डी ब्रॉय कहें या डी ब्रॉगली कहें, तो लुइस डी ब्रॉगली जो थे, तो डी ब्रॉगली एक
अलग तरह से सोचते हैं। वो कहते हैं जैसे हम सोचते हैं, अभी तक हम सोच रहे थे जिनको वेव, लाइट को हम जिसको वेव समझ रहे थे आफ्टर थॉमस यंग, उसको अब लोगों ने कह दिया कि आइंस्टीन ने कहा उसके पास पार्टिकल बिहेवियर है, और फिर ये भी कहना शुरू कर दिया कि पार्टिकल और वेव बिहेवियर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो लाइट सम टाइम बिहेव एज अ वेव एंड सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसको अभी तक हम पार्टिकल सोचते आ रहे हैं, जिन भी चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन को हम एज अ पार्टिकल सोच रहे हैं, या हम और भी जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे चीज़ें हैं जिनको हम पार्टिकल सोच रहे हैं, उनके पास एक वेव बिहेवियर हो। यानी कि डी ब्रॉगली क्या कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट उल्टा सोच रहे थे। जिस रास्ते से आइंस्टीन ने डुअलिटी के बारे में बात की थी कि लाइट जिसको आप वेव समझते आ रहे हो आफ्टर द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉमस यंग अबाउट द इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका उल्टा हो। जिसको हम वेव समझ रहे हैं, अगर उसको हम पार्टिकल की तरह देख रहे हैं, तो जिसको हम पार्टिकल समझ रहे हैं उसको हम वेव की तरह नहीं देख सकते। जैसे हम लाइट को हार्ड कोर वेव समझते थे, तो हमने कहा नहीं, उसके अंदर पार्टिकल डिस्क्रीटनेस होता है। तो जो सोचो, उल्टा सोचो, इलेक्ट्रॉन जिसको हम एज ए हार्ड कोर पार्टिकल सोच रहे हैं, क्या उसके अंदर वेव बिहेवियर होने की संभावना नहीं है? ये विचार अपने आप में बड़ा ही क्रांतिकारी था, ये विचार अपने आप में बड़ा ही खतरनाक था। और प्लैंक थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी, इन सब को मिला करके somehow de Broglie get a relation which is a very fantastic relation, which is another very landmark theory. Einstein was very surprised by seeing this, और वो कहते थे कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं सोच पाया। It was kind of appreciation. जैसे लोग होता नहीं, जैसे आप सोचो कि जैसे कोई बहुत बड़े गायक हैं, आप सोचिए आपसे आप कोई बड़ा गायक ले ले, किशोर कुमार हो गए मान लीजिए, और किशोर कुमार के सामने आप एक गाना गा रहे हो, उन्हीं का गाना गा रहे हो, और उस गाने को आप इतनी अच्छी तरीके से गाओ, इतने अच्छे तरीके से गाओ कि वो गायक खुद आपसे कहे कि मैं इतना अच्छा क्यों नहीं गा पाया। तो इट वॉज नॉट अ साइन ऑफ जेलसी, कह रहे तो ईर्ष्या कर रहे हैं, हमसे रंजिश हो गई, नहीं, इट वॉज अ काइंड ऑफ अप्रिशिएशन। वो मतलब वो ये हो गया, वो ये कह रहा है कि आपने इतना अच्छा गाया जितना अच्छा मैंने नहीं गाया था। तो इसलिए इस तरह से कहना हो गया ना कि अरे हम क्यों नहीं गा पाए इस तरह से, हमें क्यों नहीं आइडिया आया कि हम इस तरह से यहाँ पर ऐसा गाएं। दैट वाज काइंड ऑफ थिंग कि आइंस्टीन ने जब इस थ्योरी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये इसको मैं क्यों नहीं सोच पाया। इट मीन्स दैट कि लुइस डी ब्रॉगली सच में कुछ ऐसा कर गए थे इस थ्योरी से जो कि जिसको आइंस्टीन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे थे। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज उसके बाद से डी ब्रॉगली के उस बात से इस तरह से एक चेन बन गई विचारों की, और इतने ब्रिलियंट वैज्ञानिक उस समय वहाँ पे थे, इतने साइंटिस्ट थे कि उन्होंने बिल्कुल एक नए तरह से हमारे सामने इंटरप्रिटेशन ला के रख दिया दुनिया का, जिसको कि हम क्वांटम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो कि हम लोग कुछ हद तक, बहुत एक्सटेंड फॉर्म में नहीं बट कुछ हद तक उसको हम लोग अपनी स्टडी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, तो 1924 में डी ब्रॉगली अपनी पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने, और अपनी उस पीएचडी थीसिस में वो ये बात कहते हैं जिसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो अब हम लोग बात करेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो हम लोग बात करने वाले हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, या इसको कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ भी था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो आप चाहे वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करें, चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें, चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव की बात करें, सबकी बातचीत का मजमून जो है एक ही है, और वो ये है। तो क्या कहते हैं आपके जो डी ब्रॉगली हैं, वो कहते हैं कोई माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल। अगेन वाई माइक्रोस्कोपिक वर्ड, बिकॉज जैसे मैंने शुरू बताया है कि प्लांक लेवल की बात होती है 10⁻34 विच इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो चलो ना उतनी सही, लेकिन हम बहुत इसी लेवल की, बहुत ही माइक्रो लेवल की क्वांटिटी की बात करें, तो जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करना शुरू करता है तो उसके साथ एक वेव नेचर जो होता है वो आकर के जुड़ जाता है। तो इसको हम जस्ट अपनी भाषा में लिख रहे हैं, बाकी नोट्स में आपको लिखना क्या है वो दिया रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन अ माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल
is moving a wave nature get associated with it. So अगर एक माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल मूव करता है, मूव करना जरूरी है, तो एक वेव नेचर एसोसिएट हो जाती है उसके साथ आकर के, एक वेव नेचर आकर के उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। यहाँ वेव नेचर की बात करें, हम एक वेव दो वेव की बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर वो वेव नेचर आकर जुड़ जाती है तो उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा, वो लैम्डा होगा, क्योंकि एक मूव करते हुए मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ा है। तो मटेरियल पार्टिकल के पास मास होगा, मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी, यानी उसके पास क्या होगा, उसका अपना खुद का एक मोमेंटम होगा। तो डी ब्रॉगली क्या करते हैं, एक रिलेशन देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अ वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल रिलेशन। इस रिलेशन की पावर ये है, इसका लेफ्ट साइड क्या है, लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा से अगर आप कोई वेव लेते हो, तो जब आप वेव लेते हो तो वेव में इन तरह से ट्रफ्स और क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। सो वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव विच इज एक्सटेंडेड। वेव जो होती है इट इज समथिंग विच इज एक्सटेंडेड। वेव हमेशा एक्सटेंड होगी, वेव हमेशा फैली हुई होगी, वेव हमेशा एक रीजन के अंदर होगी। हम ये नहीं कहते कि पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव। वेव मीन्स कि आपको कुछ ट्रफ क्रस्ट ये सब मालूम होना चाहिए, तभी आप वेवलेंथ निकाल पाओगे। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। पी क्या होता है, पी इज मास। आपके पास एक कोई पिन पॉइंटेड लोकलाइज्ड पार्टिकल होना चाहिए। लोकलाइज मतलब जिसकी हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम बता सके कि यहाँ इसका मास इतना है। अगर वो चल ही रहा है तो आप कैसे मास उसका मेजर करोगे। सपोज आपने उसको किसी तरह से लोकलाइज कर दिया, किसी पर्टिकुलर जगह पकड़ के उसका मास निकाल लिया, फिर उसको वेलोसिटी दी। तो लोकलाइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, लोकलाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल के पास क्या होता है, मास होता है, वेलोसिटी होती है, तो मोमेंटम होता है। और डीलोकलाइजेशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंड होना, फैला होना, विस्तारित होना, ये सब किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेव की। तो देखो इस इक्वेशन में देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो है क्वांटिटी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेव नेचर को। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पार्टिकल नेचर को। अब यहाँ पर वो रेसिप्रोसिटी वाला मत सोचिएगा कि वेव बिहेवियर इज रेसिप्रोकल टू द पार्टिकल बिहेवियर, वो तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू ऐसा हुआ है। फिलहाल आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में वेव नेचर है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है और एक पार्टिकल नेचर है। सो दिस इज अ रिलेशन, इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, जो कि बता रहा है कि हाउ अ वेरी सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से वेव बिहेवियर इज इक्वल टू द पार्टिकल बिहेवियर। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली रिलेशन। और ये जो पूरा हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी। इससे पहले वो डुअल नेचर ऑफ लाइट था, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है, जो कि इस तरह से इस रिलेशन को हमें स्टैब्लिश करके दिखाती है। तो यहाँ पर इस लैम्डा क्या कहते हैं, इस लैम्डा को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं, और कई बार मैटर वेवलेंथ भी कहते हैं, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। सवाल ये होता है कि वाई दिस इज कॉल्ड द मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं द्रव्य, द्रव्य या मटेरियल। मटेरियल से आप समझ लो हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट वेव। एनीथिंग विच इज़ नॉट वेव इज़ अ मैटर। तो हम सब मटेरियल हम एलिमेंट हैं, हम सब मैटर हैं। ये पूरा घर, मिट्टी, दीवार, पार्टिकल, ये सब मटेरियल हैं। तो जो मैटर होते हैं वो चीज़ होती है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम पार्टिकल कहते हैं, उन्हीं को हम मैटर कहते हैं। मतलब ये बहुत ही फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है कि दो तरह से ऊर्जाएं दो फॉर्म में होती हैं, एक द्रव्य के फॉर्म में, एक तरंग के फॉर्म में। जो द्रव्य होता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मैटर, और जो तरंग होती है उसको हम कहते हैं वेव। तो अब ये जो मैटर है, यानी जो पार्टिकल बिहेवियर वाला एलिमेंट है, उसके साथ जो वेव नेचर जुड़ा होता है, उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। और नॉर्मल जो तरंग तो वेव है ही हैं, उनको तो कोई अलग से नामकरण करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इस तरह से हम इस तरह के तरंगों को मैटर वेव कहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग, दैट इज हाउ पॉसिबली हाउ डी ब्रॉगली गेट दिस रिलेशन। कैसे वो यहाँ तक पहुँचे थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं कैसे वो इस रिलेशन तक पहुँचे थे। देखिए, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि let me explain how de Broglie got this relation, this beautiful relation.
तो देखो ऐसा होता है, क्या था प्लैंक रिलेशन, क्या था प्लैंक का रिलेशन, ये था प्लैंक का रिलेशन, क्या था प्लैंक का रिलेशन था E इज इक्वल टू एच न्यू, सपोज इक्वेशन नंबर 1। और हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, जो कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल थी। और रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट से यहाँ हमारा मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, कितनी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो। तो जो फोटोन था, जिसको कि हम एनर्जी एच न्यू कह रहे हैं, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट, तो इसके ऊपर हम रिलेटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल्सो बाय रिलेटिविटी, ऑल्सो बाई रिलेटिविटी हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू mc², इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलो इक्वेट कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग बोथ दिस थिंग। अब इक्वेट करने के पीछे हमारा वही फिलोसफिकल लॉजिक है, क्योंकि जिसको हम मटेरियल कह रहे हैं, जिसके साथ मास की प्रॉपर्टी है, उसको हम ऐसा वेव के साथ ट्रीट कर सकते हैं जिसके पास फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होती है, जो कि बेसिक आइडिया था। तो उसी वजह से हम इक्वेटिंग कर सकते हैं। ऑन इक्वेटिंग बोथ दीज इक्वेशंस, बोथ दीज इक्वेशंस, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, mc²। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, नहीं, हमें मालूम है कि न्यू ऐसे फॉर लाइट के लिए क्या होता है, वेलोसिटी है c, फ्रिक्वेंसी है न्यू और वेवलेंथ है लैम्डा। तो हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, c बाई लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से आपका c कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू क्या आएगी, इसको ले लो। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ठीक है, यहाँ पर mc मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता हुआ फोटोन। अब यहाँ पे लिखोगे एज वेव नेचर इज एसोसिएटेड with particle, so mc equivalent to mv। चलो, अगर पार्टिकल है, c से नहीं मूव कर रहा है, v से मूव करता है, तो ये रिलेशन मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, बस वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी mv हो गई। तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन mv, यानी h अपॉन p। तो इस तरह से आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और प्लैंक के रिलेशन को एक सर्टेन फिलोसफिकल फ्लो के थ्रू, एक सर्टेन फिलोसफिकल आइडिया के थ्रू डी ब्रॉगली ने क्या किया था, उसको आपस में मिक्सअप किया, और मिक्सअप करने के बाद वो एक ऐसे इंटरेस्टिंग से रिजल्ट की तरफ पहुँचे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट concept of the physics, you can say. So this is the Planck relation. This is the de Broglie relation. ओके, अब हम एक चीज़ और कहते हैं, क्या सर यही एक तरीका है डी ब्रॉगली रिलेशन को प्रदर्शित करने का, या इसके अलावा भी इसमें कोई और तरीके हो सकते हैं? तो हम कहेंगे भाई देखो, ऐसा है, मोमेंटम की मामला है, मोमेंटम को आप जितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो उतने तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, दो तरह की, एक तो होता है रिलेटिविटी। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लो, रिलेटिविटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पर हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से चलने वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो, हालांकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कोई भी मटेरियल पार्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट को टच नहीं कर सकता, उसके बराबर नहीं चल सकता, केवल लाइट ही जो लाइट की वेलोसिटी चल सकती है। लेकिन फिर भी ऐसे पार्टिकल होते हैं जो लाइट की वेलोसिटी से तो ना सही, लेकिन लाइट की वेलोसिटी के लगभग से चलते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के 99% तक पहुंच जाता है। 100% वेलोसिटी ऑफ लाइट इसलिए नहीं प्राप्त कर सकता बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा भी नहीं है। तो जो ये हल्के पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी जो कि रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, इसलिए हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इनकी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, इनके ऊपर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी होती है, ये लेस का साइन है,
इनकी v की वेलोसिटी c से बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? इतनी कम होती है कि जो हमारी आम जीवन की वेलोसिटी है, जैसे हम लोग चलते हैं, हम जो नॉर्मली चल रहे होते हैं, या हम जो नॉर्मली साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, एरोप्लेन है, इन सब की वेलोसिटी हमें लगती है बहुत ज़्यादा है इस ट्रेन की वेलोसिटी। बट अगर रिलेटिविस्टिक लिमिट की बात करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ तुलना करें, तो दिस इज़ वेरी स्मॉल। सो वो सारे ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट की से बहुत 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 कम चलते हैं, उनको हम नॉन रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वो सारे ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के वेलोसिटी के इक्विवेलेंसी में चलते हैं, उनको हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि द ब्रोगली रिलेशन इस्टेब्लिश करो फॉर द रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट एंड फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक ऑब्जेक्ट। तो आपको डी ब्रोगली रिलेशन, जो कि एक्चुअल में क्या था, सिंपल से था H/P, इसको आपको इस्टेब्लिश करने की बात कही जाती है दो केसेस में। पहला केस है कि जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्विवेलेंसी में होती है, और तब जब उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है। तो इस तरह के दो सिचुएशन में हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। इससे हम रिलेटिविटी के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, और जो कि कुछ हद तक क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेटिविटी को हमें हल्का फुल्का एक बार उसका टच रखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के दौरान जब दोनों मिक्सअप थी, डी ब्रोगली ने जब रिलेटिविटी का यूज करके अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, तो हम कौन होते हैं उस रिलेटिविटी को बिल्कुल किनारे कर देने वाले। बट हमारी थ्योरी, हमारे सिलेबस में नहीं रिलेटिविटी, तो हम उसको जस्ट एक ऐसा पढ़ेंगे कि जो उसकी मतलब भर की चीज़ें हमारे बस सामने रहें। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की उसकी आवश्यकता हमारे लिए नहीं है। तो अब हम पहला केस पढ़ते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, जो अब कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो मान लीजिए लेट द ऑब्जेक्ट इज फ्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री मतलब है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। कोई पार्टिकल फ्री तब होता है जब उसके पास कोई फोर्स वो महसूस नहीं कर रहा, और फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसको नोट कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो फ्री है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल एनर्जी जो होनी चाहिए, जो कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, क्योंकि ये पूरा जीरो हो चुका है, तो उसकी टोटल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी हो गई E, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², ये होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें, m को डिवाइड कर दें, तो m²v²/2m हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं p²/2m। तो यहाँ से कैसे किया, क्योंकि mv बराबर, बिकॉज mv बराबर p होता है, तो यहाँ से एनर्जी हो गई E बराबर, ऐसे लिखोगे p² बराबर 2me, यानी p बराबर √2me। सो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा h/√2me। ये हो गया हमारे पास रिलेशन। सो दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द केस व्हेन हमारे पास जब साफ तौर पर नॉन रिलेटिविस्टिक केस होता है। अगर हम इस दूसरी तरफ जाएं, अगर मान लीजिए हम किसी ऐसे पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट विल मॉडिफाई। एंड हाउ इट विल मॉडिफाई, दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आगे हम इसी चीज़ को समझेंगे कि कैसे नॉन रिलेटिविस्टिक केस से हम रिलेटिविस्टिक केस में स्विच कर जाएंगे, कैसे हम उधर शिफ्ट कर जाएंगे। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, देन ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं, ये हमारा जो मुंबई यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स है, उस पे ये अवेलेबल है। आप RGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आप जाओगे तो आपको ये लेक्चर्स वहाँ पर मिलेंगे। अभी शुरुआत में क्या है, कुछ हद तक कुछ लेक्चर्स जो होंगे उसमें फ्री होंगे, सो आप उसको देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि आप उससे यूज़र फ्रेंडली हैं, आप ऐप के साथ कितना फेमिलियर हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फर्दर आगे आपको अनलॉक करना होगा, तो बहुत ही बेसिक सी उसकी ट्यूशन फ़ी है, आप उसको पे कर लिए। उसको पे करेंगे तो आप
पूरी यूनिट के सभी पूरे सिलेबस के सारे लेक्चर और सभी नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो आई वुड सजेस्ट आप परचेज करें ना करें, दैट इज़ योर फाइनल डिसीजन, बट एटलीस्ट वंस आप जा कर के उन वीडियो को एक बार ज़रूर से उस ऐप पे ज़रूर जाइएगा, उसको डाउनलोड करिए, उसमें और देखिए। उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं भी और आने वाले समय में आएंगे जो कि आपको कम दाम में एक क्वालिटी कंसेप्चुअल ग्रोथ आपकी करवाएंगे, हेल्पफुल होंगे। तो वो चीज़ आपको वहाँ से देखने को मिल पाएगी। बाकी यहीं पर ही इस वीडियो को हम रोक रहे हैं, आप इसका फुल वीडियो आपको उस ऐप पर पूरा मिल जाएगा।